Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I have been teaching subjects like mathematics, statistics and econometrics since 1996 here at Prime Academy. And today I am recording this class to give you a brief introduction about a new subject which is being introduced by Delhi University in BA Economics Honors Semester 1, and this is Introductory Statistics for Economics. As we all know that Delhi University has changed the syllabus of economics honors for the academic session, from the academic session 2022-23, and now it is Undergraduate Curriculum Framework 2022 UGCF 2022. So I'm going to discuss with you what is the new syllabus, what books we have to study, what is the exam pattern, and what we are offering in our coaching. So first of all, I welcome you all on behalf of Prime Academy in this very prestigious and very sought after course of Delhi University. So as I mentioned, today in this class I'm going to discuss with you first of all what we offer in our coaching. Then I'll discuss what are the readings which we have to study, what are the books which we have to refer for this course, and what is the syllabus and what is the exam pattern. As we all know, and if you don't know, I'm telling you that this subject, Introductory Statistics for Economics, has been newly introduced in semester 1 of Delhi University. बहुत पहले 2014-15 में स्टैटिस्टिक्स सेमेस्टर 1 में इकॉनर्स में हुआ करती थी, but it had some different syllabus. Then it moved to semester 3. Now it has moved back to semester 1. Syllabus has changed. Obviously it has not changed completely, but there are few changes. I will not discuss the old syllabus because I'm giving you introduction of new syllabus only. So first of all, I have to discuss what we offer in our coaching. हम आपको क्या ऑफर करने वाले हैं अपनी कोचिंग में. देखिए, you will get, when you join our coaching, you will get full course recorded video classes. मैंने इस कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग तैयार की है, वीडियो लेक्चर्स तैयार किए हैं, जहां पे हमने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक टॉपिक्स को डिस्कस किया है. रिकॉर्डिंग्स में क्या मिलेगा आपको? रिकॉर्डिंग्स में यू विल गेट द कंसेप्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्वियसली वी हैव टू बी फैमिलियर विद द कंसेप्ट्स. क्या कंसेप्ट है जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, और क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल पेपर है तो उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होने चाहिए. अब वो क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? हमने एज आई मेंशन, मैं 96 से पढ़ा रहा, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है जो डीयू ने इतने ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे हैं. आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा पेपर नया आया है. मैंने कहा कि पेपर सेमेस्टर 3 में था, सेमेस्टर 1 में आ गया और कई बार मूव करता रहा है. 1 में, 2 में, 3 में, हर सेमेस्टर में रहा है ये पेपर. तो कुछ कुछ चीजें चेंज होती हैं, कुछ चीजें सेम रह जाती हैं. तो जो क्वेश्चंस डीयू ने पिछले ईयर से पूछे हैं वो सब हमारे पास कलेक्टेड हैं. ऑब्वियसली आपको हम उसको अरेंज करके देते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रेलेवेंट हैं, और जो इररेलेवेंट है उनको हम फिल्टर आउट कर देते हैं, हटा देते हैं. तो लेक्चर्स में यू विल गेट द कॉन्सेप्ट्स, यू विल गेट द सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमेरिकल्स व्हिच हैव बीन आस्क्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी इन द प्रीवियस एग्जामिनेशंस. अभी मैं आगे रीडिंग्स की बात करूंगा, कौन सी बुक्स हमको पढ़नी है, उन बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव सेटअप मिलेगा जहां पर अगर आपने ये वीडियोस कर लिए तो उसके बाद कुछ और देखने या करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट. दूसरी बात है, आपको जैसे मैंने कहा कि हमने जो पिछले 15-20 साल में डीयू ने क्वेश्चंस पूछे उन सब का एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है. ये क्वेश्चन बैंक पीडीएफ फॉर्म में हमारी वेबसाइट से आपको मिलेगा. राइट. और इसमें सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, इसमें कंसेप्ट्स हैं. जो आप कंसेप्ट्स आपको पढ़ने हैं, जो ध्यान रखने हैं, उसके नोट्स बना के भी हमने इसमें ऐड कर रखे. तो एक ऑर्डर वाइज, सिस्टम वाइज चलता है. कैसे? पहले हम कंसेप्ट्स लिखते हैं, कंसेप्ट्स के बाद उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो लिखते हैं, और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कहां पे होते हैं? वो वीडियोस में होते हैं. इस पीडीएफ के अलावा हम लोग अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन डिस्कशन फोरम. जैसे आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, जैसे और आजकल मीडियम से चैटिंग करने के, डिस्कशन फोरम में आप क्या करते हैं, आपकी जो क्वेरी आप टाइप करते हैं. आप जब क्वेरी टाइप करते हैं तो आपके साथ जितने बच्चे कनेक्टेड हैं उस कोर्स के अंदर, जो हमारे कोर्स में पढ़ रहे हैं, उन सब के पास जब वो लॉगिन करते हैं उनको वो क्वेरी नजर आती है कि एक ये क्वेरी आई है, किसी बच्चे ने पूछी है.
और वो क्वेरी मेरे पास भी आती है, जब मैं लॉगिन करता हूं मुझे नजर आती है, नोटिफिकेशन आता है कि एक क्वेरी आई है, तो उस क्वेरी को हम वहां पर आंसर करते हैं। एक तरीका तो ये है डाउट बताने का, ऐसे भी एक तरीका, और भी रास्ते बताऊंगा मैं भी आपको। ये मैं इसलिए प्रेफर करता हूं कि इस मेथड से क्या होता है, अगर आप क्वेरी, आप वहां पर क्वेरी आप कहेंगे सर मेरे को टाइप करने में तो बड़ा झंझट होगा, और स्टैट्स का पेपर तो इसमें तो इक्वेशंस हो सकती है, टाइप कैसे करूंगा? आप फोटो खींच के लगा सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं, बहुत सारे मीडियम्स है वहां पे आपके ऑप्शन में अवेलेबल रहेंगे। एडवांटेज इसका यह है कि जब एक बच्चा क्वेरी पूछता है वो सब बच्चों को नजर आती है कि क्वेरी है। आप कई बार वो चीजें सीखते हैं जो दूसरे पूछ रहे हैं। मैं भी वो चीजें सीखता हूं जो बच्चे पूछते हैं, सोचना पड़ता है, अरे इसने ऐसी बात पूछ ली, मैंने सोची नहीं थी इस बात के बारे में कभी भी। तो हमेशा हम लोग एक लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं। भले मैं 96 से पढ़ा रहा हूं, लेकिन अभी भी मैं लर्निंग प्रोसेस में रहता हूं, आप भी लर्निंग प्रोसेस में रहेंगे अगर सीखना चाहेंगे तो। और हम सीखते कैसे? हम एक दूसरे से सीखते हैं। आप दूसरे ने डाउट पूछा, आप उससे सीखेंगे जरूर, ठीक है? या तो आप उसको आंसर कर देंगे अगर आपको आता है तो, वहीं पे आप उसका आंसर बता देंगे, आपको पेपर पे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन की फोटो क्लिक करेंगे, अपलोड कर देंगे। या फिर आप उसको सेकंड कर देंगे, हाँ सर मेरा भी डाउट है। या फिर आप देखेंगे सर ने क्या सॉल्यूशन भेजा है, मैं भी समझ लेता हूं सॉल्यूशन को, वो सबको विजिबल होगा, जिन लोगों ने लॉगिन किया सबको नजर आएगा। तो एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा रास्ता है लाइव डाउट सेशंस। यहां पे हम क्या करते हैं, एटलीस्ट ट्वाइस ए वीक हम लोग लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं, जहां पे हम बच्चों की क्वेरीज डिस्कस करते हैं। लाइव सेशन जूम के थ्रू होते हैं, और जूम में जैसे हम लाइव इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से, जैसे सामने फेस टू फेस बैठ के बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही बात करते हैं। बच्चे क्वेरी पूछते हैं, जो उनका क्वेश्चन है पूछते हैं, मैं उनको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है? ऑब्वियसली जैसे क्लास का एनवायरनमेंट होता है वैसे ही यहाँ पर हम लोग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर बच्चा एक अपनी जो भी उसकी क्वेरीज हैं वो डिस्कस कर सके, एक दूसरे के साथ भी डिस्कस कर सके, हमारे साथ भी डिस्कस कर सके, और जो वो जानना चाहता है या जो उसको समस्या आ रही है वो हमारे साथ वो पूछ सके, फ्रीली पूछ सके। अब ये डाउट सेशंस जो है ट्वाइस ए वीक तो रहते हैं, लेकिन ये एसओएस भी होते हैं। जैसे आपका टेस्ट आने वाला है, आपको बोलेंगे सर मैंने चैप्टर पढ़ लिया, मैं अभी डाउट सेशन परसों है, मैं परसों तक वेट नहीं करना चाहता, मैं आज चाहता हूं या कल मिल जाए, तो हम लोग उसको अडेप्ट कर लेते हैं चीजों को, और टाइम मैनेज करके उसको शेड्यूल कर देते हैं सेम डे पे या नेक्स्ट डे पे। वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग। तो आपके जो क्वेरीज है उसके देखिए एक रास्ता तो क्या है, आप ऑनलाइन डिस्कशन फोरम में पूछ सकते हैं, आप लाइव सेशन से पूछ सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे जब आप पढ़ते हैं तो आपके पास हर जगह मेरा नंबर, वेबसाइट पर, मटेरियल में, सब जगह नंबर मेरा है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, वैसे मैं व्हाट्सएप को बहुत कन्वीनियंट मीडियम इसलिए नहीं मानता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे क्या होता है कि एक मैसेज आता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, जो मेन मैसेज होता है वो कहीं छुप जाता है, और जो अननेसेसरी मैसेजेस होते हैं वो सामने नजर आ रहे होते हैं। तो व्हाट्सएप को मैं बहुत कन्वीनियंट इसलिए नहीं मानता हूँ। ये जो ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है इसको इसलिए मानता हूँ कन्वीनियंट, क्योंकि यहाँ पे जिसने टाइप किया उसने क्वेरी ही टाइप की है। तो अगर मैं जैसे व्हाट्सएप अगर मैंने नहीं देखा, ध्यान नहीं रहा और वो मिस हो गया मैसेज, तो वो चला जाएगा, बच्चे लोग मैंने क्वेश्चन पूछा सर ने आंसर नहीं करा। लेकिन वो उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि एक दिन में बहुत सारे मैसेजेस मेरे नंबर पे आते हैं, और सब मैसेजेस को वहां पे देख पाना संभव नहीं होता, क्योंकि उनमें से बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, आपको पता है, आपको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वो सब भी चलता रहता है। तो ये जो ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है ये ज्यादा कन्वीनियंट मीडियम है, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या जो लाइव डाउट सेशन है वो कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि जब आपने प्रिपरेशन कर ली, वीडियोस पढ़ लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, डाउट्स पूछ लिए, अब टेस्टिंग जरूरी है कि मुझे क्या आया। इस टेस्टिंग के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं हम लोग एमसीक्यू टेस्ट्स। एमसीक्यू, आप बोलेंगे सर मेरा पेपर तो एमसीक्यू नहीं है, मेरा पेपर तो सब्जेक्टिव है, तो फिर आप एमसीक्यू टेस्ट क्यों लेना चाहते हो? देखिए, जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उनमें इस बात की पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आप 100% एक्यूरेट नहीं भी हो तो भी आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे। कुछ आप कंसेप्चुअल गलती भी कर रहे हो, मगर कैलकुलेशन में आपने उसको कवर अप कर लिया तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन एमसीक्यू क्या होता है, वो ब्लैक एंड व्हाइट कर देता है कि आप इस कंसेप्ट को जानते हो या नहीं जानते हो, ये कंसेप्ट आपको पता है या नहीं पता है। तो मैं फर्म बिलीवर हूं एमसीक्यू का, कि आप एमसीक्यू टेस्ट बार बार दीजिए। इससे क्या होता है कि आप अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रांग कर सकते हैं। हमने टेस्ट लगा रखे हैं, जब बच्चा बोलता है कि सर मैंने टेस्ट कर लिए हैं और टेस्ट चाहिए, तो हम और लगवा देते हैं, एक दिन का समय लेके और टेस्ट लगवा देते हैं। ये सब टेस्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको मिल जाएंगे, सभी वीडियो लेक्चर्स आपको वेरी बिगिनिंग से मिल जाएंगे, डे 1 से सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, डे 1 से पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डे 1 से आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे,
सब डे 1 से मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ बच्चे सब्जेक्टिव टेस्ट देना चाहते हैं, सब नहीं देना चाहते। ऑनलाइन लर्निंग में सब बच्चे सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं देना चाहते, मैं इस बात को मानता हूं और जानता भी हूं। कुछ बच्चे मगर सब्जेक्टिव टेस्ट देना चाहते हैं, तो जो बच्चे सब्जेक्टिव टेस्ट देना चाहते हैं, हम उनके साथ क्या अरेंजमेंट करते हैं, हम एक टेस्ट फॉर्मुलेट करते हैं, एक टाइम डिसाइड करते हैं। उस टाइम पे वो टेस्ट उनको हम मेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, जो जिस फॉर्म में बच्चा चाहता है। फिर वो स्टूडेंट क्या करेगा, उस टेस्ट को करेगा अटेम्प्ट, और उसका सॉल्यूशन हमको मेल कर देगा या व्हाट्सएप कर देगा। हम उसको चेक करके ग्रेड करके देते हैं कि आपने ये गलती करी, या फिर डाउट सेशन में आके उसके साथ डिस्कस कर देते हैं, जो टेस्ट आपने दिया था उसमें आपने ये गलती करी, ये बात आपकी सही थी। ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया जैसे वीडियोस में आपको जो हमारी रीडिंग्स है उनके बैक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, राइट, और जो पास्ट ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन वो मिल जाते हैं। अब आपके केस में क्या है, क्योंकि ये सब्जेक्ट पहली बार सेमेस्टर 1 में आया, आपको लगेगा पास्ट ईयर्स कहां से आ गए। अभी मैं सिलेबस में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पहले से चलते आ रहे हैं, सदियों से चलते आ रहे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं। तो टॉपिक्स पुराने हैं तो उनके क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, तो उन सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम लोग, क्योंकि वो क्वेश्चंस हमने अब अपने मटेरियल के अंदर ऐड कर रखे हैं, मटेरियल के क्वेश्चन को सॉल्व किया होता है, तो उनके सबके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। और कोई क्वेश्चन अगर ऐसा है जो हमने डेलिबरेटली अनसॉल्व छोड़ा है, वो इसलिए छोड़ा था कि हम चाहते हैं वो आप प्रैक्टिस करें। क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल पेपर में क्या होता है कि अगर आप सिर्फ वीडियो से देखेंगे और खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस को। इसलिए कुछ क्वेश्चन डेलिबरेटली हम लोग अनसॉल्व छोड़ते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ते हैं। हाँ, अगर आपसे अब नहीं हो रहा उसके बाद तो फिर क्या करेंगे, फिर डाउट सेशन मैंने बताया उसमें आके आप डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीजें हैं जो हम लोग अपनी कोचिंग में आपको प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो पहला पार्ट तो हो गया कि हम लोग अपनी कोचिंग में आपको क्या सर्विस देने वाले हैं। हमारे बारे में और भी कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट नीचे लिखी है हमने, www.primeacademy.in। आप वेबसाइट पे जाकर जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली बात करना चाहें फोन नंबर पे बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगता है। ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, और सेकंड पार्ट है हमको बुक्स कौन सी पढ़नी है। देखिए अब तक एक बुक थी स्टैट्स की, यहाँ पे डीयू ने जो प्रेस्क्राइब की थी, अब दो है। पहली बुक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स, 8th एडिशन है इसका, बाय J.L. डेवोर, 2012 का एडिशन है। बुक पढ़ी है मेरे पास यहाँ पे, ये पढ़िए बुक, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स बाय J.L. डेवोर, 2012 का एडिशन, 8th एडिशन है। और दूसरी बुक ये फर्स्ट टाइम डीयू ने लगाई है, इस बार नई बुक लगाई है, और ये बुक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, ये 10th एडिशन है, बाय हॉग, टैनिस एंड जिमरमैन, ये 2021 का एडिशन है। आप इन बुक्स को ऑब्वियसली इनकी आप हार्ड कॉपी परचेज कर सकते हैं, आप फोटोस्टेट शॉप्स, आप जानते हैं डीयू में फोटोस्टेट शॉप्स है, वहां से रीडिंग्स परचेज कर सकते हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है दोनों बुक्स गूगल पर पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको मीडियम कन्वीनियंट लगे। ठीक है, इनके क्वेश्चंस मैंने बताया, जो बैक क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस आपको हमारे वीडियोस में मिल जाएंगे। तो रीडिंग्स की बात हो गई, दोनों बुक्स आपको पढ़नी है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि किसी में कोई टॉपिक एक्स्ट्रा है, किसी में कोई टॉपिक कम है, सेम टॉपिक को डीयू ने बोला दोनों बुक से पढ़ लो। तो पर्पस ये है कि दोनों बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, डेवोर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लो और जिमरमैन के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लो। मैं इसको HTZ बोलूंगा, नाम बड़ा हो गया ना, हॉग, तानिस, जिमरमैन, या तो जिमरमैन बोल दूंगा या HTZ बोल दूंगा, आप समझ जाइएगा। और वो डेवोर है ऊपर वाली बुक। डेवोर पहले से चलती आ रही है, डेवोर पहले भी लगी हुई थी डीयू में, जब ये सब्जेक्ट सेमेस्टर 3 में होता रहा तब भी डेवोर लगी हुई थी। अब डेवोर तो अभी भी कंटिन्यू करा उन्होंने, लेकिन साथ में एक बुक और ऐड कर दी है, राइट। ओके, अब इसके बाद अब मेन जो पॉइंट आता है यहाँ पे वही है कि हमारा सिलेबस क्या है, क्या टॉपिक्स है जो हमको पढ़ने। देखिए इसके सिलेबस में 5 यूनिट्स हैं। सबसे पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू। अभी मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं, अभी डिटेल में आपको पूरा सिलेबस समझाऊंगा, एक एक पार्ट को डिटेल में समझा दूंगा मैं आपको, अभी क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है वो सब बताऊंगा। दूसरा है एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तीसरा है रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। फोर्थ यूनिट इज सैंपल डिस्ट्रीब्यूशंस। फिफ्थ यूनिट इज रैंडम सैम्पलिंग एंड जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स। वो आरवीज लिखा है, वो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। तो ये 5 यूनिट है हमारे सिलेबस में, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था कि ये कोर्स पहले से चलता आ रहा है, सेमेस्टर 3 में जब ये कोर्स था तो
इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू बहुत छोटा था, अब इसमें इंट्रोडक्शन ओवरव्यू में कुछ टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं और एंड में कुछ टॉपिक्स और थे वो हटा दिए हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ओवरव्यू पहले बहुत छोटा होता था, उसमें कुछ टॉपिक्स ऐड हो गए और लास्ट में कुछ टॉपिक्स और थे जिसको हम बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, वो हटा दिए। राइट, वो अब सेमेस्टर 2 में चली जाएगी ऑब्वियसली। अब इन टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन, क्या क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की, जो कि है इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू। ये हमको एक्सक्लूसिवली डेवोर्ट से पढ़ना है, जिमरमैन से नहीं पढ़ना है, इसको डेवोर्ट से पढ़ना है सिर्फ। ठीक है, और डेवोर्ट का चैप्टर नंबर 1 ओवरव्यू एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर 1 पूरा पढ़ना है हमको। इसमें एक टॉपिक है पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, क्या डिफरेंस है, पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है, सैंपल स्टैटिस्टिक क्या होता है, उन सब की डेफिनेशन है। यूनिवेरिएट डेटा, बायोवेरिएट डेटा, मल्टीवेरिएट डेटा, ये सब पढ़ना है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये जैसे मैंने कहा इन्फ्रेंस जो है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स वैसे अब वो चली गई है सेमेस्टर 2 के अंदर। उन दोनों का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। इसके अलावा हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। डायग्रामेटिक में आपको पढ़ने हैं डॉट प्लॉट्स, आपको पढ़ने हैं स्टेम रूट, आपको स्टेम लीफ, आपको पढ़ना है हिस्टोग्राम्स। इसके बाद है मेजर्स ऑफ लोकेशन। मेजर्स ऑफ लोकेशन, इसमें क्या पढ़ना है आपको, इसमें पढ़ना वही जो आप सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, एक नया कंसेप्ट है ट्रिम्ड मीन, मॉड, पार्टीशन वैल्यूज, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ये सब डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। राइट, आप कहेंगे सर क्या एग्जाम में आएगा। आप देखिए फर्स्ट टाइम ये सिलेबस लॉन्च हुआ है, डीयू ने मगर एग्जामिनेशन पैटर्न भी दिया है, वो एंड में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। और इसका लास्ट टॉपिक है, मैंने बता दिया सब, तो एक लास्ट टॉपिक है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में आपने वही पढ़ना है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सब तो है। इसके अलावा जो मेन फोकस करना है वो करना है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पर। हम समझेंगे क्योंकि हम पॉपुलेशन और सैंपल पढ़ चुके हैं ऊपर, तो हम समझेंगे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा क्योंकि ये टॉपिक है वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी एक बच्चा है जिसके 12th में मार्क्स आए 100 100 100 100, 4 सब्जेक्ट में 100, एक में 90, तो जिसमें 90 आए वो क्या है, वो आउटलायर है, बाकी सबसे एकदम अलग है। ये तो बड़ा इजीली था ना, इजी था बताना कि इसमें आउटलायर कौन है। लेकिन डेटा से आउटलायर कैसे पता लगाते हैं, कि हमारे पास अगर डेटा है तो उसमें कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो आउटलायर हैं, वो कैसे पता लगाते हैं, वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, फोर्थ स्प्रेड एंड आउटलायर्स। ठीक है, पहले जैसे मैंने कहा कि अभी इसमें कुछ टॉपिक्स ऐड कर दिए, वो जो पॉपुलेशन सैंपल लिखे पहले उतना ही था सिर्फ, बाकी सब इस बार ऐड कर दिया है। ठीक है, इसकी कॉस्ट है ये ऐड कर दिया, इसके बदले में जो लास्ट की इन्फ्रेंशियल स्टैट्स थी वो हटा दिए। ठीक है, क्लियर। ये ज्यादातर टॉपिक ऐसे हैं जो आप 12th में पढ़कर आए, जैसे मेजर्स ऑफ लोकेशन है, मीन, मीडियन, मॉड, पढ़कर आते हैं आप लोग। ट्रिम्ड मीन मुझे लगता है आप नहीं पढ़कर आए, वो नया कंसेप्ट है। और स्टैंडर्ड डेविएशन आप पढ़कर आते हैं, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन नया कंसेप्ट है, उसका पॉपुलेशन से क्या रिलेशन, अनरिलेशन, वो सब नया है। और ये जो फोर्थ स्प्रेड आउटलायर्स हैं, ये नए कंसेप्ट हैं। ऑब्वियसली अगर जो नए कंसेप्ट हैं जो आप पहले से नहीं जानते हैं, तो ड्यू का भी फोकस इसी बात पे होगा, नई चीज आपने सीखी है वो आपसे पूछ लें, क्योंकि जो पहले से आप जानते हो तो आप स्कूल में मीन की बात करें तो शायद 7th 8th क्लास से बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, तो मीन में तो कुछ ऐसा जादू है नहीं। हाँ, ट्रिम्ड में नई चीज है, वो आपसे पूछ सकता है। राइट, तो ये हो गया यूनिट 1। यूनिट 2 बड़ा फेमिलियर है, प्रोबेबिलिटी, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी भी आप स्कूल लेवल से पढ़ते हुए आते हैं, और बिलीव मी प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे कुछ नया नहीं है, जो आप पहले से पढ़कर आए सब कुछ वही है। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसे लगेंगे जो आपने 12th में अभी अभी पढ़े थे, अरे ये तो मैंने 12th में पढ़े थे अभी। मुझे से पता बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो अभी 12th में पढ़ा था क्वेश्चन मैंने, कुछ क्वेश्चन भी सेम है एकदम। ये जो चैप्टर हमको पढ़ना है डेवोर से पढ़ना है, डेवोर चैप्टर 2, और हॉक, टैनिस, जिमरमैन से पढ़ना है चैप्टर 1। ठीक है, कंसेप्ट दोनों में पैरेलल चल रहे हैं, बस क्वेश्चंस अलग अलग हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, यहां से भी करनी है और वहां से भी करनी है। और ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया आपको, हम आपको इन सबके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। टॉपिक्स क्या क्या है, सबसे पहले सैंपल स्पेस एंड इवेंट्स, क्या होता है सैंपल स्पेस, इवेंट्स क्या होती हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे कंप्यूट करते हैं, और उस प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिर हमको पढ़ना है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमको पढ़ना है यूज ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। जो बच्चे इकोनॉमिक्स में आगे करियर बनाना चाहते हैं, जो बच्चे आगे एम इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, उनके लिए ये टॉपिक जो है यूज ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है
कि जो एग्जामिनेशंस होते हैं एम इकोनॉमिक्स से, जैसे डीएससी लेता है, आईएसआई लेता है, या जेएनयू लेता है, आईजीआईडीआर लेता है, तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस की उन एग्जामिनेशंस में। तो अगर आपको आगे जाकर आपको लगता है कि आप एम इकोनॉमिक्स परस्यू करने वाले हैं, और अगर नहीं भी करने वाले तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे तो पढ़ ही रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस, इसको ध्यान रखिएगा। इसका क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में उतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं आता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये टॉपिक पे बेस्ड एम इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस बहुत आते हैं एंट्रेंस के अंदर। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो आपने पढ़ा था। इसके बाद टॉपिक है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। ये बेस थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स ऑनर्स में बहुत आता रहा है, जहां ये टॉपिक ऐसा है जो हमेशा से रहा ही है। स्टैटिस्टिक्स किसी भी सेमेस्टर में चली गई हो, 1 में रही, 2 में रही, 3 में रही, स्टैट्स इकोनॉमिक्स में हमेशा रही है, चाहे 1 में सेमेस्टर में रही हो, चाहे 2 में रही हो, चाहे 3 में रही हो। और उस स्टैट्स में ये प्रोबेबिलिटी का टॉपिक हमेशा रहा है, इस चैप्टर प्रोबेबिलिटी का हमेशा रहा है, और इस प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से हमेशा 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 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम का क्वेश्चन आता ही रहा है। तो ऐसा मानना सेफ है कि आगे भी आता ही रहेगा, इसका आपकी चांसेस बहुत ज्यादा है कि आगे भी आएगा। ठीक है। और एक लास्ट टॉपिक है छोटा सा, वो है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, राइट। तो ये सब वो टॉपिक्स हैं जो हमको डिस्कस करने, जो हमको पढ़ने प्रोबेबिलिटी के अंदर। इसके बाद इस यूनिट में एक चैप्टर था, थर्ड यूनिट है हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, किया ये कि पहले देखो वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूस। अगर दो वैल्यूज के बीच में कोई वेरिएबल फाइनाइट वैल्यूज एक्वायर कर सकता है, सिर्फ मैं एक बड़ी मोटी सी बात बोल रहा हूँ, डिटेल आपके साथ जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो डिस्कस करूंगा। अगर दो वैल्यूज के बीच में फाइनाइट वैल्यूज एक्वायर कर सकता है तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल है, और दो वैल्यूज के बीच में अगर इनफाइनाइट वैल्यूज एक्वायर कर सकता है तो वो कंटिन्यूस वेरिएबल है। जैसे मैं बोलूं कि 1 और 10 के बीच में नेचुरल नंबर्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 10। लेकिन मैं बोलूं 1 और 10 के बीच में, 1 10 तो बहुत दूर हो गए, छोड़िए, 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं, आपको बोलता हूं 1 के बाद अगला रियल नंबर कौन सा है, व्हाट इज द नेक्स्ट रियल नंबर आफ्टर 1, कोई बोलेगा 1.1, मैं बोलूंगा अच्छा 1.01 कहां गया, अभी तो रियल है, और 1 और 1.1 के बीच में है वो। कोई और बोल देगा सर 1.001, 1.0000001, 1.0000001, तो मतलब यहाँ पे ये जो रियल नंबर्स हैं हमारे पास, ये किन्हीं दो वैल्यूज के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज एक्वायर कर सकते हैं, तो ये कंटीन्यूअस वेरिएबल है। कोई ऐसा वेरिएबल जो दो वैल्यूज के बीच में सिर्फ काउंटेबल वैल्यूज एक्वायर करता है, या कह दीजिए फाइनाइट वैल्यूज एक्वायर करता है, तो वो डिस्क्रीट है। और अगर इनफाइनाइट करता है या ऐसी वैल्यूज जिनको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि बीच में नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आ रही, तो वो कंटीन्यूअस वेरिएबल है। पहले क्या था, डेवोर ने लिखा हुआ चैप्टर, एक चैप्टर लिखा है चैप्टर नंबर 3, वो डिस्क्रीट वेरिएबल के ऊपर है, चैप्टर नंबर 4 लिखा है वो कंटीन्यूअस वेरिएबल के ऊपर है। पहले डीयू का सिलेबस भी ये था, 3 पूरा का पूरा डिस्क्रीट वेरिएबल था और 4 पूरा का पूरा कंटीन्यूअस वेरिएबल था। अब उन्होंने क्या कर दिया, इसके दो दो पार्ट्स कर दिए, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन और कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन। समझ रहे हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स के डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन और कंटीन्यूअस वेरिएबल के डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन, ये यूनिट 3 है। और उनके ऊपर बेस जो हमारे पास थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, जैसे बाइनोमियल, पॉइजन, एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल, यूनिफॉर्म, वो यूनिट 4 में कर दिए। ठीक है। तो यूनिट 3 में क्या है, इंट्रोडक्शन है दो डिस्ट्रीब्यूशंस का, कौन कौन से का, डिस्क्रीट का और कंटीन्यूअस का। डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस दोनों का इंट्रोडक्शन है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स या डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, या एंड दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। इनकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और इनके डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। पहले बात करता हूं डिस्क्रीट की आपके साथ। डिस्क्रीट में क्या है सर, देखिए हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, वी विल स्टडी व्हाट आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। और ये हमको पढ़ना है डेवोर में चैप्टर 3.1 से 3.3 और हॉग, टैनिस एंड जिबरमैन में चैप्टर 2.1 से 2.2। मैंने कहा ना, क्योंकि देखो डेवोर में पूरा चैप्टर 3 डिस्क्रीट के ऊपर ही है, लेकिन अब 3.1 से 3.3 यहां कर दिया, उसके आगे वाला पोर्शन नेक्स्ट यूनिट में डाल दिया। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, बेसिकली हम पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, हम पढ़ेंगे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, हम पढ़ेंगे मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एक रैंडम वेरिएबल है, अगर उसका मीन कैसे निकालते हैं, उसका वेरिएंस कैसे निकालते हैं, हम पढ़ेंगे उनकी प्रॉपर्टीज ऑफ मीन एंड वेरिएंस, ये सब बातें हमको पढ़नी है यहाँ पे। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू डिस्कस।
दूसरा यहाँ पे जो पार्ट है वो है अबाउट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। जैसे मैंने कहा थर्ड चैप्टर जो है वो डेवोर का वो था, इट इज फ्रॉम डिस्क्रीट है। फोर्थ है फ्रॉम कंटिन्यूस। फोर्थ में से भी हम 4.1 4.2 पढ़ेंगे, जहाँ पे कंटिन्यूस वेरिएबल का इंट्रोडक्शन है। उसके ऊपर बेस्ड जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगली यूनिट में चले गए। और ये हमको पढ़ना है हॉग तानेसन जिमरमैन में से भी उसका चैप्टर नंबर 3.1। इसमें सेम वही चीजें हैं हमारे सामने कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज मीन एंड व्हाट इज वेरिएंस ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, उसको कंप्यूट कैसे करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, और एक और चीज निकालेंगे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि हम पार्टीशन वैल्यूज पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट है परसेंटाइल निकालना सीखना, हाउ डू कंप्यूट द परसेंटाइल। इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। अच्छा, इसमें क्या है, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन अक्सर बच्चों को इसके लेकर एक बड़ी क्वेरी सी रहती है, सर ये क्या है, परसेंटाइल कैसे निकाले अब हम। यहाँ पे ऑब्वियसली इंटीग्रेशन यूज होगी, कंटिन्यूस वेरिएबल्स के अंदर इंटीग्रेशन यूज होगी। अब बच्चे सोच में पड़ जाएंगे, इंटीग्रेशन तो सर मेरे को 12th में अच्छे से आती नहीं थी सर, यहाँ बहुत बेसिक इंटीग्रेशन यूज होनी है। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है, एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। ऑब्वियसली इंडेफिनिट होगा प्लस ही हो जाएगा, डेफिनेट होगा तो लिमिट्स लग जाएंगी। बस बेसिक इंट्रोडक्शन इंटीग्रेशन चाहिए। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ई की पावर एक्स, बेसिक बेसिक चाहिए, बहुत कोई एडवांस हमको चाहिए भी नहीं। ठीक है, कोई बहुत वो जो हम वहाँ पे पढ़ते थे पार्शियल फ्रैक्शंस, बाय पार्ट्स, ऐसा कुछ हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज करने वाले नहीं, बहुत बेसिक सा काम रहेगा यहाँ पर। और डीयू ने इस बात को स्पेसिफाई भी करा कि इंटीग्रेशन का पार्ट जो है वो थोड़ा सा इजी रखेंगे, इंटीग्रेशन के फोकस नहीं है उनका, उनका फोकस इन डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट के ऊपर है। तो वो कोशिश करते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल आपके सामने रखे हैं, जिसको आपको पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़े, उसको फिर सॉल्व करना पड़े। उनका क्वेश्चन इस बारे, उनका फोकस इस बारे में, ना कि आपके इंटीग्रेशन टेस्ट करने पर, क्योंकि वो आप 12th क्लास में अपना एग्जाम देकर आ चुके। और यहाँ पर भी हमारे पास एक मैथ्स का सब्जेक्ट भी है, सेमेस्टर 1 में भी है, 2 में भी है, मोस्ट प्रोबेबली 3 में भी रहेगा, क्योंकि अब पहले 2 सेमेस्टर में होता था, सिलेबस बढ़ा दिया है, तो 3 तक चला जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो 3 सेमेस्टर में चला जाएगा, तो मैथ्स में उनके पास पूछने का स्कोप है, इंटीग्रेशन वहां पूछेंगे, यहाँ पे उनका फोकस इंटीग्रेशन पे नहीं है। हाँ, लेकिन इंटीग्रेशन यहाँ यूज होगा, ये बताया मैंने आपको, राइट। तो यूनिट 3 में तो यही बातें थी। इसके बाद यूनिट 4 में सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो हमने अभी टॉपिक पढ़े डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, इनके ऊपर बेस्ड जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जिनको कह सकते हैं स्पेशल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, या सम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। वो कौन कौन से, पहले डिस्क्रीट की बात करते हैं। डिस्क्रीट में हमको, और ये हमको पढ़ना है डिवोर्स से चैप्टर 3.4 से 3.6, मैंने बताया था ना, कुछ पोर्शन हमने वहां पढ़ लिया पीछे वाले में, और कुछ अब यहाँ पढ़ रहे हैं। और हॉक तानेसन जिमरमैन से पढ़ना है चैप्टर 2.4 2.5 और 2.7, 2.6 नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें पढ़ना क्या क्या हमको पढ़ना है, यहाँ पे बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन हमको पढ़ना है, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमको पढ़ना है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमको पढ़ना है, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमको पढ़ना है, पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें पढ़ेंगे, पॉइजन प्रोसेस। तो ये सब टॉपिक्स है जो हमको यहाँ पर, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन हमको यहाँ पर जो पढ़ने हैं। पहले मैंने बताया क्या होता था कि जब आपने वहां पर डिस्क्रीट पढ़ा था, ठीक है, उसी के साथ कॉन्टिन्यूएशन में ये सब टॉपिक्स भी हम पढ़ लिया करते थे। अब उन्होंने क्या कर दिया, जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को अलग कर दिया, और उसके ऊपर बेस्ड जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन उनको अलग कर दिया। इनमें से जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इनमें से रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं। जैसे डेवोर पढ़ेंगे तो उसने साइंटिफिक प्रॉब्लम लिखी है कि फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल आपके सामने रख दिया, आपके फिजिक्स का न्यूमेरिकल आ जाएगा, लेकिन वो ऐसा, उसमें कुछ ऐसा नहीं होने वाला है कि जो आप आउट ऑफ द बॉक्स होगा, बस उसकी लैंग्वेज ऐसी होगी, आपको लैंग्वेज इग्नोर करके आपको उसके जो उसका क्रक्स है उस पर फोकस करना होता है कि पूछना क्या चाह रहा है, क्या डेटा दे रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, हाँ, एग्जाम में जब वो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, तो वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आपके साथ जो क्वेश्चन आपको प्रेजेंट करें वो इकोनॉमिक्स का डेटा ही या इकोनॉमिक्स के फॉर्म में ही प्रेजेंट करें। तो आप कहेंगे सर कि फिर उन्होंने ये बुक लगवाई ही क्यों, क्योंकि इस बुक में कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी है। जो बुक है जेएल डेवोर, इसमें कंसेप्ट्स की प्रेजेंटेशन, फ्लो, ये बहुत अच्छे से हर चीज एक्सप्लेन कर रखी है, इसलिए बुक डीयू ने बहुत ईयर से, बहुत सालों से अपने पास कोर्स में लगवा रखी है। इसके बाद नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे अब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये हमको पढ़ना है, जैसे हमने डेवोर में चैप्टर 4.1 4.2 पहले पढ़ लिया था, और 4.3 4.4 यहाँ पढ़ेंगे। इस तरह से हमने 3.1 पहले पढ़ लिया था जिमरमैन का, 3.2 और से लेकर 3.3 वो यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से पढ़ने हैं डिस्ट्रीब्यूशन से, एक पढ़ना है हमको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर से एक बात बोलूंगा आपको, वो बच्चे जो एमए इकोनॉमिक्स की चाह रखते हैं, इसको नोट करके रख लो, इसका क्वेश्चन तो लगभग हर साल एग्जाम में आता है यूनिफॉर्म का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन,
और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हमको पढ़ने हैं यहाँ पर। इसमें से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आपके इस सेमेस्टर 1 के एग्जाम में आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट सर्टेन है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पॉपुलर टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये मान के चलिए इसमें से आएगा ही, मैं नहीं कह रहा बाकी नहीं आएंगे, लेकिन ये वो क्वेश्चन है, ये वो टॉपिक है जिसका क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, क्लियर। इसके बाद लास्ट यूनिट आ जाती है हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग एंड जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स। इसमें भी दो पार्ट्स हैं, एक तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है और दूसरा पार्ट है रैंडम सैम्पलिंग, राइट। पहले जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमको डेवोर में चैप्टर 5.1 5.2 में मिलेगा। हमको वैसे पूरा चैप्टर 5 पढ़ना है डेवोर का। 5.1 5.2 में जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कशन है और उसके आगे रैंडम सैम्पलिंग का डिस्कशन है। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ 5 जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की। और जो हमको पढ़ना है हॉग, तानिसन, ज़िमरमैन में से, उसमें से चैप्टर 4.1 से 4.4 तक पढ़ना है। ये पूरा का पूरा 4.1 से 4.4 में जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा है। इसमें पढ़ना क्या क्या है हमारे को, हम पढ़ेंगे, अगर अभी तो हमने पढ़ा था एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले हमने पढ़ लिया था। अब अगर दो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, दो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं, उनका बायवेरिएट डेटा है, एक्स एक है, आपका एज है और आपका वेट है। हम डेटा लिया कि कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, उनकी एज और वेट का डेटा ले लिया, तो एक वेरिएबल एज है, एक वेरिएबल वेट है। ठीक है। वैसे अगर मैं एज की बात करूं या वेट की बात करूं तो कंटिन्यूस है, क्योंकि किसी का वेट अगर 25 kg 55 kg है, तो अगला वेट क्या होगा ये आपको नहीं पता, 55.0001 कितना भी हो सकता है। मैंने बस समझाने के लिए बोल दिया यहाँ पे कि दो वेरिएबल्स होंगे आपके पास, दो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होंगे, उनका अगर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो उसको बोलते हैं क्या, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। उससे हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से निकालना सीखते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, हम निकालना सीखते हैं मीन, वेरिएंस, कोवेरिएंस। फिर अगर दो कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं, जैसे मैंने भी नाम लिया था एज का और वेट का, दो कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं, तो उनका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जॉइंट पीडीएफ से हम निकालना सीखते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से निकालना सीखते हैं कंडीशनल डेंसिटीज। ठीक है। और उसके बाद इसका भी निकालते हैं हम लोग एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यूज, वेरिएंस, कोवेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा। ठीक है। और जो लास्ट का पार्ट मैंने बताया, जो मैंने जहां पर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र किया, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन लगेगा, एक इंटीग्रेशन उसके बाद फिर एक और इंटीग्रेशन। आप कहेंगे लो जी अब डबल इंटीग्रेशन भी आ गया, बहुत आसान होगा डबल इंटीग्रेशन, यू विल लव इट सर्टेनली, आपको बहुत मजा आएगा करने में, क्योंकि बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत आसान है डबल इंटीग्रेशन। और ड्यू ने अपने जो उन्होंने रीडिंग लिस्ट इशू किया वहां पे क्लियरली मेंशन किया कि हमारा फोकस जो है इस बात पे रहेगा कि डबल इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो इजी रहें। उनका फोकस कंसेप्ट के ऊपर है, डबल इंटीग्रेशन पे नहीं है। ठीक है, तो बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसी का एक सेकंड पार्ट है, वो है रैंडम सैंपलिंग। अब रैंडम सैंपलिंग जो है हमको ये सिर्फ डेवोर में से पढ़नी है 5.3 से 5.5 में। इस यूनिट में जो हमको ज़िमरमैन पढ़नी थी 4.1 से 4.4, उसमें से वही टॉपिक्स मैंने बता दिए। अब रैंडम सैंपलिंग डेवोर में है 5.3 से 5.5। इस रैंडम सैंपलिंग में क्या क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है व्हाट इज स्टैटिस्टिक। जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास के अंदर पॉपुलेशन सैंपल बताया था, मैं जिक्र किया था आपको, आज भी जिक्र किया मैंने, क्या कि व्हाट इज पॉपुलेशन पैरामीटर, व्हाट इज सैंपल स्टैटिस्टिक। तो वो जो सैंपल स्टैटिस्टिक है उसको फिर से यहाँ पे रीडिफाइन करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन सीख चुके हैं क्या होते हैं, अब हम स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। स्टैटिस्टिक अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो उन सब का कैसे बना सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, वो यहाँ पे सीखेंगे। उन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, उनका वेरिएंस क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे लेंगे सैंपल मीन। भाई आपसे कहा जाए कि आप अपने जो आपके कॉलोनी है जहां आप रहते हैं, वहां पे जो लोग रहते हैं उन सबकी इनकम बताइए। अब आप हर एक के घर तो जाएंगे नहीं, जो आप 10-15 लोग आपको जानते हैं आप उनसे इनकम पूछ लेते हैं, तो आपने एक सैंपल बना लिया, उस सैंपल का मीन निकाल दिया। ऐसे आपके कॉलेज में जितने बच्चे सब ने अपने अपनी कॉलोनी से कुछ लोगों का सैंपल निकाल लिया, सैंपल का मीन निकाल लिया। वो सैंपल मीन्स का बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम कैसे बनाएंगे वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अगले सेमेस्टर में हम जब पढ़ेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, कॉन्फिडेंस इंटरवल, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वो सब के सब इस सेंट्रल लिमिट थ्योरम पर ही बेस्ड हैं। और जैसे मैंने बार बार बोलता हूं, यहां से आगे जब आप एग्जाम देंगे फर्दर टॉपिक्स का, तो उसमें भी फर्दर कोर्सेज का, तो उसमें भी सीएलटी का, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीएलटी बोलते हैं, सीएलटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आपको क्वेश्चन कई जगह नजर आएगा।
आपके इस एग्जाम में भी सीएलटी का क्वेश्चन आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएलटी, और बहुत मुश्किल नहीं है। मैं जब इंपॉर्टेंट बोलता हूं तो मेरा मतलब ये नहीं होता कि मैं डरा रहा हूं कि मुश्किल है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं एग्जाम में इसके आने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहने वाली है, ठीक है, लेकिन है आसान। ये पूरी जो स्टैटिस्टिक्स है आपका जो कोर्स, एक लास्ट टॉपिक रह गया, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए लीनियर कॉम्बिनेशन। ये अगर एक लीनियर कॉम्बिनेशन y इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x2 सो ऑन, तो इस कॉम्बिनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है वो पढ़नी है, उसका मीन, उसका वेरिएंस, वो सब सीखना है यहाँ पे। तो ये सब टॉपिक्स है। तो ये पूरा जो कोर्स मैंने आपके साथ डिस्कस करा, ये मैं सब मानता हूँ बहुत मुश्किल नहीं है, हाँ, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हैंसफोर्थ जब आप आगे जाते हैं तो आपको, जैसे आगे आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे इकोनोमेट्रिक्स, तो उसके अंदर जगह जगह पे इन चीजों का आपको यूज करना पड़ेगा, जगह जगह पे बातें आपके सामने आएंगी। तो इसलिए इनको आपको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि आपको एग्जाम पास करना है, आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि यहां से आगे जब आप मूव ऑन करेंगे तो बार बार आपको रिकॉल करना पड़ेगा इन टॉपिक्स को। और जो मैंने आपको नोट्स बनवाए हैं क्लास में, जो वीडियोस आप देखेंगे उसमें मैं जो नोट्स आपको बनवाए हैं, उन नोट्स को भगवान के लिए आप हमेशा प्रिजर्व करके रखिएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है, जब आप जॉब में चले जाएंगे ना, जब आप जॉब कर रहे होंगे, ठीक है, तब भी आप रिकॉल करेंगे, अरे ये टॉपिक, इसको तो मैं पॉइजन की हेल्प से सॉल्व कर सकता हूं, अब पॉइजन के फॉर्मूला से भूल गया, चलो सर के नोट्स निकालो, खोलो और देखो। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत 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 दूर तक आपका साथ निभाएगा। मैं ऐसा मानता हूं आज के टाइम पे क्या है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो अवेलेबल हैं, रेडीली सारा काम कर देते हैं, लेकिन फिर भी जहां पे आपको मैनुअली कुछ काम करना होगा, जहां कुछ सोचना होगा, वहां पे आपको इन डिस्ट्रीब्यूशंस की बार बार जरूरत पड़ने वाली है। और ऑब्वियसली जब आप पढ़ रहे होंगे, अगर आप एकेडमिक्स में रहेंगे, आप मास्टर्स करेंगे या उसके बाद आप फर्दर सपोज पीएचडी या और आगे पढ़ने चले जाते हैं, तो डॉक्टरेट लेते हैं, तो उन सब जगहों पर भी ये टूल्स की तरह आपके साथ काम करेंगे, फिर आपको ये सब की जरूरत तब भी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत बहुत दूर तक आपका साथ निभाएगा, इसलिए इसके नोट्स को बहुत केयरफुली बनाइएगा और बहुत केयरफुली प्रिजर्व करके रखिएगा, खो मत दीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, राइट। मैंने अपनी तरफ से जो भी हम आपको ऑफर करने वाले हैं, या डीयू का सिलेबस है, आपको बता दिया है। ये एक नया सब्जेक्ट है, हमारे लिए नया नहीं है, लेकिन अब क्योंकि बच्चे जब पहली बार आते हैं तो उनको क्यूरियोसिटी होती है, सर ये तो एकदम नया सब्जेक्ट आ गया, पहले नहीं होता था। हम तो इतने साल से जब पढ़ा रहे तो देखते हैं इसके साथ हमेशा गेम चलती रहती है, कभी सेमेस्टर 1 में आया है, कई बार ये, कई बार 2 में गया, कई बार 3 में गया, थोड़ा बहुत सिलेबस आगे पीछे इसको करते रहते हैं, लेकिन मोर और लेस इसका जो मेन पोर्शन है उतना ही रहता है। एक्सट्रीम्स में से कभी टॉप से कुछ ऐड कर दिया, बॉटम से डिलीट कर दिया, बॉटम ऐड कर दिया, टॉप से डिलीट कर दिया, इतना थोड़ा सा चेंजेस होते रहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस। अभी वो चेंज नहीं करा उन्होंने, क्या करा, ये टॉपिक कुछ ऐड करके जो बाकी पोर्शन हटाए हैं वो सेमेस्टर 2 में चले गए, अब 2 में पढ़ेंगे उनको, आप 2 पार्ट्स हो गए। ऑब्वियसली वहां पे कुछ टॉपिक्स अब और नए भी ऐड करेंगे, क्योंकि उनको सिलेबस पूरा करना है, कुछ नए टॉपिक्स भी ऐड होंगे, लेकिन अभी के लिए आपका सिलेबस इतना था। होपफुली पूरी बात आप समझ गए हैं। अगर मन में आपकी कभी भी कोई क्वेरी है, कोई बात आप जानना चाहते हैं, कोई आपके मन में इच्छा है, कोई पूछना चाहते हैं कि सर ये सिलेबस कैसा होगा, या वो चैप्टर कैसा होगा, या मेरे को इतना आता है, या वो बच्चों को बहुत सारी बातें होती हैं जो उनके मन में रहती हैं, वो जानना चाहते हैं, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9899192027। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नीचे हमारी मेल आईडी है dheerajsuriclasses@gmail.com, वहाँ पे आप मेल कर सकते हैं, ठीक है, राइट। चलिए, ओके, थैंक यू।